जय हिंद साथियों, ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सीजीएल प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आए हैं और अभी तक लगातार सेट आप तक पहुंच ही रही है। बिल्कुल सफल होना है तो कोहरान मचाना पड़ेगा और मॉक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप में एकाग्रता लानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सफल और कामयाब होंगे। ये बात हमेशा याद रखेंगे। सफलता तभी मिलेगी, आप अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप में एकाग्रता लानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप कामयाब होंगे। अगर आप चाहते हैं सपने को सच कर दिखाना तो सबसे पहले सपनों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि आखिर आप सपना देख किस चीज़ के बारे में रहे और सपना को हकीकत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, आपके सामने है सीजीएल टायर 1 का एग्जाम और आपको करना है उसका क्वालिफाई। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट से होकर गुजरना ही पड़ेगा। जब तक आप मॉक टेस्ट से गुजरेंगे नहीं तब तक आप टायर 1 को क्लियर फोड़ेंगे नहीं, और फोड़ेंगे तभी जब आप मॉक टेस्ट को लगातार वेग में करेंगे। तो साथियों, याद रखेंगे, अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप में एकाग्रता लानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। और वहीं पे जब आप सपने को सच करना दिखाते चाहते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सपने को ध्यान से देखना होगा। आइए साथियों, हम लोग बात करते हैं आज का जो मॉक टेस्ट है। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगर आप शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। आपके सामने क्वेश्चन है, पंडित रामनारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित था? पहला ऑप्शन है घट्टम, तबला, बांसुरी, सारंगी। बिल्कुल आपके आंसर आने चाहिए कि इतनी तैयारियां और इतना प्रैक्टिस तो हो ही गया है कि अब क्वेश्चन बिल्कुल आपका आंसर सारंगी सही, करेक्ट आंसर सारंगी है। वही साथियों बात करता अगर कि घट्टम का संबंध किससे है, यानी घट्टम वादक कौन है, तो इसका थोड़ा लिख लीजिए। घट्टम वादक कौन है? तो टीएच विनायक क्रम, टीएच विनायक्रम, विनायक्रम। वही बात किया जाता अगर आपसे पूछ दिया जाए कि तबला वादक कौन है, तो साथियों तबला वादक आप याद रखिए उस्ताद जाकिर हुसैन। क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन। ये प्रसिद्ध चेहरा है, उस्ताद जाकिर हुसैन, प्रसिद्ध चेहरा। वही साथियों बात करें, अगर आपसे पूछ देता कि बांसुरी वादक कौन है, बांसुरी वादक बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा, हरिप्रसाद चौरसिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर, हरिप्रसाद चौरसिया। ये सब प्रसिद्ध चेहरा है। वही साथियों अगर आपसे बात किया जाता क्या कि सितार वादक कौन है, सितार वादक, माना कि इसमें नहीं लिखा हो तो लिख देता हम सितार वादक। तो सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। वही साथियों बात कर ले, अगर आपसे पूछ दिया जाता, क्या पूछा जाता, किस जो है श्राद्ध का संबंध किससे? श्राद्ध वादक कौन है? श्राद्ध वादक उस्ताद अमजद अली। बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हैं, उस्ताद अमजद अली, श्राद्ध वादक उस्ताद अमजद अली। वही साथियों अगर आपसे बात कर लिया था क्या शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा, शहनाई। ये सब एक साथ लिख देता हूं, शहनाई वादक, वादक आप जोड़ लेना, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। वहीं आपसे अगर साथियों बात कर लेता रुद्र वीणा कौन है? रुद्र वीणा। तो रुद्र वीणा का प्रसिद्ध चेहरा जो है, बिल्कुल आप याद रखिए, उस्ताद असद अली खान। कौन है? उस्ताद असद अली खान, असद अली खान। वही साथियों आपसे अगर पूछ देता मृदांगन कौन है? मृदांगन, मृदांगन, ठीक है, तो इसका जो है नाम लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? रामनाव
वी, बस ये याद रखिए। ये सारे के सारे जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखने वाले परिचित चेहरा है, तो थोड़ा इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। मैं हो जाता हूं आउट ऑफ प्लेन। उम्मीद कि आप ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए। सारंगी का तो संबंध किस, सारंगी वादा कौन है? बोले पंडित राम नारायण। तो ये तो आपका क्वेश्चन ही है, फिर भी लिख लीजिए आप, एक जगह रहेगा तो आपको याद रहेगा, पंडित राम नारायण। आइए अगला प्रश्न आता है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? ऑप्शन है आपके पास हेस्टिंग्स, क्लाइव, लिटन, डलहौजी। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। कब, अगर आपसे पूछ दिया जाता कि दोहरी शासन प्रणाली कब लाया गया, तो 1765। कब? 1765। क्या दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त भी किया गया? तो जी हाँ साथियों, समाप्त भी किया गया। कब किया गया समाप्त? समाप्त किया गया आपका 1772 में। कौन किया? आते हैं बात करने। ये हेस्टिंग है, ये समाप्त करने वाला। लाने वाला जो है रॉबर्ट क्लाइव है और समाप्त करने वाला हेस्टिंग है। हेस्टिंग के बारे में कुछ तथ्य बात याद रखिए साथियों। क्या? ये हेस्टिंग जो है भारत पहला बंगाल गवर्नर जनरल है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर। क्लाइव था गवर्नर, ये गवर्नर जनरल है। ठीक है, चलिए। दूसरी बात याद रखिएगा, हेस्टिंग से संबंधित क्या याद रखिएगा कि इसका जो है प्रशासनिक सुधार का श्रेय क्रेडिट जाता है। ठीक है, और ये समाप्त किया किसको? दोहरी शासन प्रणाली को 72 में। दोहरी शासन प्रणाली समाप्त 1772 में। इसी के समय में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी आप लिख सकते हैं इसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इससे क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट आने से कंपनी का जो है क्षेत्राधिकार बढ़ जाती है, यानी प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से कंपनी का इंट्री हो जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आ जाने से क्या होता है? आने से कंपनी का इंट्री जो है प्रवेश राजनीतिक और प्रशासनिक में हो जाता है। प्रशासनिक में, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, वही भी बात करेंगे। पहला गवर्नर जनरल तो आप जान गए, हेस्टिंग्स। दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला कौन है? हेस्टिंग्स। दोहरी शासन प्रणाली क्या थी? एक दीवानी थी और एक प्रशासनिक थी, यानी एक था आपका दीवानी और एक क्या था? निजामत। निजामत नवाब को दिया गया, मतलब प्रशासनिक सुधार आप करिए, और राजस्व टैक्स जो है वगैरह जो भी हमारे पास यानी अमाउंट से संबंधित चीजें होंगी वो हमारे पास रहेगी। तो ये बात याद रखिए। रेगुलेटिंग एक्ट से कभी कभी पूछ देगा कि इसमें कितने सदस्य थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया तो इसमें 4 सदस्य थे। ठीक है, 4 सदस्य थे शामिल। ठीक है ना, चलिए वही बात कर ले साथियों। लीटन के बारे में बात करेंगे, तो लीटन के बारे में थोड़ा बात कर लीजिए। ये इसका फेमस काम है। कौन कौन काम है? इसी के समय एक बहुत बड़ी अकाल आती है, अकाल लीटन के समय आती है भारत के अंदर। दूसरा याद रखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तीसरा बात याद रखिए इसके बारे में, क्या याद रखिएगा? तीसरा मुख्य बात याद रखने का है रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट। ये क्या था? रॉयल टाइटल एक्ट के आने से रानी की सामग्री भारत में हो गई, रानी का वर्चस्व बढ़ा। ठीक है, ये रानी का उपलब्धि हो गया इसके समय में। आपसे कभी कभी पूछ देता है कि दिल्ली दरबार किसके समय में लगा था, तो दिल्ली दरबार जो है लीटन के ही समय में लगा था। और कब लगा था? लिख लीजिए मुख्य बातें जो क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली दरबार 1777 में, 1777। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लगा? 1778। ये थोड़ा मुख्य डेटे हैं जो इसको थोड़ा याद रखेंगे तो और काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें मुख्य बातें याद रखिए। और लीटन ने एक और काम किया था। उस समय लंदन में एक
एग्जाम होता था, जैसे सिविल सेवा है उसी तरह के एग्जाम होता था, उसको बोला जाता था वाचा। क्या बोला जाता था? वाचा। ठीक है, वाचा सेवा परीक्षक, वाचा सेवा परीक्षा। सिविल सेवा की जगह वाचा परीक्षा था, सेवा परीक्षा। ये लीटन के ही समय, और ये क्या था कि इस समय 19 वर्ष 21 वर्ष कम से कम था उसमें एंट्री होने का, तो 19 से जो है, सॉरी 21 से घटाकर 19 कर दिया, जिससे भारतीयों के साथ बहुत ज्यादा समस्याएं का उत्पन्न होने लगे। यानी 21 था सामान्य मिनिमम एज, उसको 21 से जो है घटा करके 19 कर दिया। ये लीटन के समय में किया। डलहौजी के बारे में जान ही रहे, क्या किया डलहौजी? डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी किया आपका हड़प नीति। डलहौजी का क्या है? हड़प नीति। थोड़ा कलम का कलर चेंज कर दूं ताकि समझ में आ जाए। ये था इसका हड़प नीति। और हड़प नीति के इस कारण क्या होता था कि गलत गलत आरोप भी बिल पास करवा करके और आप पे लगा देता था। एक बार साथियों याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन बने पूछे कि किस गवर्नर जनरल पे जो है, किस गवर्नर जनरल पे क्या लगा था, यानी राष्ट्रपति पे अनुच्छेद 61 के तहत क्या लगता है? महाभियोग। तो यानी हेस्टिंग ही है जिसपे जो है महाभियोग भी लगा था। थोड़ा इस बार याद रख लीजिए, महाभियोग लगा था इस पे, महाभियोग। ठीक है, चलिए। हड़प्पा नीति, ये हड़प नीति था, गोद लेने की नीति लाया। ठीक है, और दूसरा क्या था कि गलत केस में उलझा करके उसे फंसाया जाता था। मुख्य बातें इसका और भी था, एक सुधार का भी नीति लाया, और इसका जो पॉजिटिव थिंग्स था सुधार की तरफ, क्या सुधार लाया? समाज में सुधार लाया। पहला, जो भ्रूण हत्या होती थी, नारी भ्रूण हत्या, उसको रोकाई। सरकारी भवन का निर्माण कराया, सरकारी भवन का निर्माण कराया। तीसरा कहानी इसका था, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, समर्थन किया पढ़ने के लिए स्कूल में। ठीक है, तो ये थोड़ा इसके सुधार की तरफ जाते हैं, एक पॉजिटिव रवैया जाता है, तो थोड़ा इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो कौन सा देश है जो 3 एशियाई खेलों की मेजबानी की? बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है, दक्षिण कोरिया। कौन है सर? दक्षिण कोरिया इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ जाए कि कब कब किया गया, बताइए। एक बार किया 1986 में, एक बार किया 2002 में, एक बार किया 2014 में किया। ठीक है, चलिए दक्षिण कोरिया कब कब किया? एक जो है आपका 1900, बोलिए 1986, 2002 और एक था 2004। ठीक है, 2004 में 2014, 4-4 साल पे होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक बार मेजबानी करने वाला कौन देश है, सर्वाधिक बार 4 बार हुआ है, और 4 बार करने वाला थाईलैंड है, थाईलैंड। ठीक है, चलिए ये 4 बार किया। भारत की बात करें तो भारत जो है अभी तक मेजबानी 2 बार किया। एक बार उद्घाटन समारोह है, उद्घाटन समारोह करने वाला कौन है? भारत ही है, उद्घाटन समारोह, थोड़ा सा लिख लीजिए। और वही बात करें जापान की, तो 2026 में होने वाला जो है एशियाई ओलंपिक, इसकी मेजबानी जापान करेगी 2026 में। ये याद रखिए, एशियाई ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 वर्ष पे होती है, और 2022 में जो होना था चीन के अंदर, जो अगर 2022 में हो जाती तो चीन भी 3 बार मेजबानी करने वाला देश बन जाता, लेकिन कोविड के कारण वहां नहीं हो सका, स्थगित हो गया। तो याद रखिए वो संस्करण जो था 19वीं संस्करण था। एक बात याद, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि कैमा संस्करण जो है स्थगित किया गया कोविड के कारण, तो वो आपका 19वां था जो होना था 2022 में, और कोविड-19 के कारण स्थगित होना पड़ा, और ये कहां होना था? चीन के अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा अगर हो जाता तो चीन भी 3 बार मेजबानी करने वाला, तो हमारा आंसर 2 होता। लेकिन वो क्वेश्चन बन सकता है किसमें रूप में? अगर आपसे पूछ दिया जाता क्या पूछेगा? बोलिए क्या पूछेगा कि कौन है जो 2022 में मेजबानी करने वाला था बट कर ना सका कोविड के कारण, तो आपका आंसर बन जाएगा चीन, और वो कैमा संस्करण था तो 19वां संस्करण था। ठीक है, चलिए। वर्ष 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन महात्मा गांधी,
जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। महात्मा गांधी। कौन सा, कहां पे हुआ था, क्या सार्वजनिक प्लेस पे हुआ था या जेल के अंदर हुआ था? जेल के अंदर था। ठीक है, कौन सा जेल? यरवदा जेल। महाअनशन के बाद, महा अनशन के बाद यानी गांधी जी को ऐतिहासिक अनशन करना पड़ा, एक छुआछूत के लेकर के, एक उच्च जाति और निम्न जाति को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, बड़ी जाति और निम्न जाति के बीच जो मतभेद थे उस चीज के लेकर के, तभी जाकर के, और वहीं पे हरिजन के बारे में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। हरिजन मतलब ईश्वर का संतान। ठीक है, चलिए आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है? तो बिल्कुल आप अभी तक अनुच्छेद इतना बार पढ़ लिए, इतना बार मैं बता दिया हूं कि देखते ही आंसर हो रहा होगा। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है, अनुच्छेद 18 इज द करेक्ट आंसर। वही बात कर ले साथियों कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 19 कहता है कि आप कहीं भी विवाद बोल पाते हो, किसी के खिलाफ भी बोल पाते हो, ये आपको बोलने की स्वतंत्रता देती है, आजादी देती है, ये अनुच्छेद 19 देती है। तो आप कह सकते हैं बोलने और अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी। वही साथियों बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी को भी आप मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं करेंगे, और बेगर बताए यानी बेगर किसी कारणवश को आप जो है किसी कारण बताए आप हिरासत में नहीं रख सकते। तो ये हिरासत से और गिरफ्तारी से बचाता है। हिरासत और गिरफ्तारी यानी बिला वजह गिरफ्तारी से ठीक है। वही बात करें अनुच्छेद 13 की, तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए, चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी के फसल के अंतर्गत आते हैं? तो चाय और कॉफी जो है भारत के अंदर रोपण फसलें की श्रेणी में आते हैं। रोपण। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो आप बताइए, ऑप्शन है दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर, हिमालय। तो बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है, छोटा नागपुर को खनिजों का भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे खनिजों का पठार है, इसीलिए इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे खनिजों का पठार, खनिजों का पठार। ठीक है साथियों, आइए बात करें, क्या सेशन समझ में आ रही है? ठीक है, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक करिए। आइए, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन विधवाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो पारित हुआ 1956 में ही, और यहाँ विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया गया 1893 में। किसके सहयोग से? डीके कर्वे के सहयोग से। ठीक है, अगर कभी कभी डीके कर्वे का फुल फॉर्म पूछ देता है या डीके कर्वे का उपनाम पूछ देता है कि आखिर उपनाम किस नाम से भी जाना जाता है, तो डीके कर्वे को जो है महर्षि प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महर्षि कर्वे, कर्वे। वही डी के फुल फॉर्म जो है ढोंडो के फॉर कर्वे। ठीक है, केशव कर्वे, ढोंडो केशव कर्वे। कर्वे तो यहाँ टाइटल लगा ही हुआ, ढोंडो केशव कर्वे फुल नाम है, और इनको महर्षि कर्वे के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर कह दिया जाए कि विधवा पुनर्विवाह जो लाया गया किनके मेहनत से लाया गया, तो ये भी थोड़ा याद रखिए, किनके मेहनत से लाया गया बताइए जरा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। किनके सहयोग से बताएं? ईश्वर कहां पे है विधवा पुनः, यहां पे लिखे, किनके सहयोग से? किनके सहयोग? जिसे सती प्रथा समाप्त किया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक उसी तरह से विधवा पुनर्विवाह जो है नियम लाई जाती है, किसके सहयोग से? तो याद रखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सागर। ठीक है, चलिए
पृथ्वी के भूपटल में सातवीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है, जो मध्यकालीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। तो लैटियम जो है कैलियम से लिया गया शब्द है आपका एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगल की सेवा को स्वीकार किया था। तो अब समझना है कि अमर सिंह किसके जो है समकालीन थे। तो अमर सिंह जहांगीर के समकालीन थे, तो इसका मतलब होगा कि उसी की सेवा करना स्वीकार किया होगा। तो आंसर होगा आपका जहांगीर। जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ जाए कि सबसे पहला मुगल शासक कौन था और सबसे अंतिम मुगल शासक कौन बना, ठीक है, तो याद रखिए, एक कोड रख लीजिए, भाजशाह। भाजशाह, खाली भाजते हो लंबा लंबा, है ना। चलो, बी फॉर बाबर। बी फॉर बाबर यानी मुगल सल्तनत का संस्थापक अगर है तो बाबर है। ठीक है, मुगल का संस्थापक कौन? बाबर, यानी पहला शासक कौन है? बाबर है। सीरीज में पूछ देता है कि पहला शासक कौन है, ऑप्शन दे देगा बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो पहला शासक बाबर है। वही बात करें, ये है दूसरा शासक बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं दूसरा शासक है मुगल सल्तनत का। ए फॉर अकबर। अकबर जो है तीसरा शासक है मुगल सल्तनत का। जे फॉर जहांगीर, अकबर का बेटा जिसको सलीम नाम होता है, ठीक है, जहांगीर, ये आपका चौथा शासक है। शासक नंबर 1, शासक नंबर 2, कभी कभी नंबर पूछ देता है 3, और ये जहांगीर 4। पांचवा शासक आपका जो है शाहजहां है, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, ए फॉर औरंगजेब। ठीक है ना, औरंगजेब, यानी ये अंतिम आपके साथ में हो जा रहे हैं। कभी उसके बाद जो है मुगल उतना, औरंगजेब के बाद कोई उतना जो है पावरफुल और उतना योद्धा शासक के रूप में उभर करके नहीं आया जो सल्तनत को संभाल सके। ठीक है ना, क्योंकि औरंगजेब के जो भी बेटा थे वो न कारा और न अक्ल किस्म का था जो सल्तनत को संभाल ना सका। ठीक है, तो इसको थोड़ा ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। याद रखने का तरीका है याद, भाजशाह। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्तनधारियों की यकृत में पाई जाती है? तो स्तनधारियों की यकृत में पाई जाने वाली कोशिका पुरकिंज कोशिका का संबंध जो है न्यूरॉन से है, मस्तिष्क से है। कभी कभी साथी कंफ्यूज कर जाते हैं, कितनी बातों को माइंड में रखी जाए, बात एक हो तो हटा लिया जाए ना, यहां तो बात हजार है। किस किस को माइंड में बसाए, तो बस समझते चलना है कौन कहाँ है क्या है। हर चीज को याद रख पाना संभव तो नहीं, लेकिन अगर एक बार माइंड में से हो के गुजरा है तो मुमकिन है कि जब ऑप्शन मिले तो सही कर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए। कुफर कोशिका ही आपका यकृत में पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर से संबंधित है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। संवेदी कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं वहां पाया जाएगा जहां पे आप स्टिमुली उत्तेजनाओं को महसूस करते हैं या उत्तेजनाओं को ब्रेन तक लेकर के मैसेज आती है, उसी को हम लोग संवेदी कोशिकाएं कहते हैं। जैसे आपके हाथों में, पैर में चुभन होती है, वहां से तुरंत मैसेज ब्रेन को जाता है और वहां से आप तुरंत पैर को हटाते हो। या अगर कोई हॉट आयरन किसी आपके बॉडी में टच किया जाए तो आप वहां से तुरंत ऐसे करंट मारते हो, तो इसी को कहा जाता है क्विक रिस्पॉन्स संवेदी कोशिकाएं। क्योंकि वहां अगर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती तो शायद ये मैसेज आपको नहीं मिलता और आपका शरीर जलता चला जाता और आपको पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए। माइक्रोग्लियल कोशिकाएं की बात करेंगे तो ये भी आपका मस्तिष्क से संबंधित है। कहाँ है? मस्तिष्क में ही पाया जाता है। इसका काम होता है मैसेज को न्यूरॉन और डेंड्राइट्स और एक्सॉन के बीच में एक्सचेंजिंग करने का काम करता है। तो ये चीजें हैं। और कभी कभी माइक्रोग्लियल काम करता क्या है कि ब्रेन का कोई पार्ट इंजर्ड हो गया है, चोटिल हो गया है, तो उसको भी रिपेयर करने का काम करता है, रिपेयरिंग करता है। तो आप कह सकते हैं माइक्रोग्लियल जो है ये रिपेयरिंग ऑफ ब्रेन है, रिपेयरिंग ऑफ सेल है। जहां सेल, ब्रेन के अंदर जो सेल डेड हो जाता है या चोटिल हो जाता है या वहां पे कोई कारक है जिससे बीमारी हो सकती है, उसको ये छटैया करने का काम करता है, उसको सेपरेट करता है, उसको हटाता है, मारता है। ठीक है, तो ये चीज आप ले लेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल साथियों आप सही कह रहे हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। मुख्य बातें याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दरमियान होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दरमियान जो है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ये लिख लीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, चलिए वही साथियों बात कर ले कि प्रकाश, आखिर प्रकाश को एब्जॉर्ब कौन करता है, शोषण कौन करता है, सोखता कौन है? तो यार लिखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रकाश ये करता है का आपका क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। ठीक है ना। क्लोरोफिल को प्लांट्स का ब्लड पिगमेंट कहा जाता है और क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाया जाता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिंक भी है उपस्थित, लेकिन जिंक कम मात्रा में है और मैग्नीशियम ठीक उसी प्रकार जब हम लोग मानव की बात करेंगे तो मानव में भी ब्लड के अंदर होम्योग्लोबिन होता है और उस होम्योग्लोबिन के अंदर एफी तत्व होता है, मेटल्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार क्लोरोफिल के अंदर भी मैग्नीशियम होता है। तो इस बात को थोड़ा माइंड में रखेंगे। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन जो है एक गंधहीन स्वादहीन गैस है जिसको आलू के पकौड़े, चिप्स वगैरह में हम डालते हैं ताकि वो ऑक्सीकृत फूड को नहीं होने दे आसानी से और उसे आप लंबे समय तक धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन को ही डाला जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक अक्रिय की तरह बिहेव करता, अक्रिय गैस की तरह। वही साथियों बात कर ले हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आप जानते ही हैं जीने के लिए बहुत अति बहुमूल्य चीज ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक जलाने में मदद भी करती है और जिलाने में भी मदद करती है और जलाने में भी मदद करती है। तो अब आपको जीना है या जलना है, जलाना, तो ये चीज आप देखिए इसको। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है, किसी देश का व्यापार संतुलन क्या है? तो किसी देश का व्यापार संतुलन जो होता है आयात और निर्यात के बीच ही डिपेंड करता है। यानी उसके बीच अगर अंतर अगर कम है, मतलब निर्यात ज्यादा हो रही है, आयात कम हो रही है, तो समझिए कि आपका व्यापार संतुलन सही है। ठीक है ना। निर्यात ज्यादा होना चाहिए, आयात कम होना चाहिए। इसका मतलब हमारे देश के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तभी तो हम जाकर के एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये आयात और निर्यात के बीच अंतर ही आपका संतुलन बताता है। ठीक है, व्यापार संतुलन। वही साथ ही बात कर लेते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो उच्चतम जो है सबसे हाईएस्ट आप प्रतिशत कितना दे सकते हैं? जीएसटी 28% देंगे। आपसे साथी पूछ सकता है कि भारत के अंदर कुल कितने प्रकार के टैक्सेस लगते हैं? तो कुल 5 तरह के टैक्स लगते हैं। यानी जीएसटी को जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक 0% टैक्स, आपको कुछ ऐसे सामान आपके पास है अवेलेबल जिसको आप लेंगे तो उसके लिए आपको 0% टैक्स पे करने पड़ेंगे। उसमें कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले आएगा आपका दूध, 0% है। ठीक, जो अनाज है, अनाज में भी आपका 0% देना है। फल की बात करेंगे तो फल में भी नो टैक्स है, 0%। वही साथ ही बात करें 0% के बाद आएगा 5%। तो 5% किस किस पे है? तो बिजली बिल, ब्रेड जो लेते हैं आप, उस पे माचिस जो है, ये माचिस पे भी आपका जो है 5% लगेगा। 5% के बाद आता है साथियों क्या? 12%। 12% किस पे लगेगा? तो 12% लगेगा आपको अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में बगैर शराब के लेते हैं, शराब के बिना, तो 18% लगेगा। ठीक है, कपड़ा लेते हैं, कपड़ा पे भी आपका 18% लगेगा। ठीक है ना। कपड़ा लेते हैं, इस पे भी आपका क्या लगेगा? 18% लगेगा। बोलिए। टूथपेस्ट, इस पे भी आपका 18% लगेगा। ठीक है ना। चलिए, ठीक उसी प्रकार अगर बात कर ले हम लोग किसकी, 28% किस किस पे लगेगा? तो यानी 0 है, 5 है, 12 है और 18% तो है ना। 18% भी तो है। तो 18% किस किस पे लगेगा बताइए? 18% लगेगा आपको। यानी अगर आप जूता लेते हैं 500 से ऊपर वाला चीज, एक यानी एक सामान का कीमत अगर 500 से ज्यादा है तो उस पर 18% लगेगा आपका। जूता हो गया, ठीक है, उस पर आपका 18% लगेगा।
उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल पे कितना लगता है, तो मोबाइल पे 12% लगता है आपको। साबुन पे कितना, तो साबुन पे भी 12% लगता है। एक आता है आपका 28%, तो ये 28% ये उच्चतम कर है। ये लगता है आपका लग्जरी, जो आप लग्जरी कार यूज करिए, लग्जरी सामान यूज करिए, तो उस पर आपका आ जाएगा। ठीक है, लग्जरी कार पे। सिगरेट पे कितना लगता है, तो सिगरेट पे भी आपका 28% लगता है। पान मसाला पे कितना लगता है, 28% पान मसाला पे। बताइए, सबसे ज्यादा टैक्स देकर के लोग पान मसाला खा रहा है, सिगरेट पी रहा है। ठीक है, लग्जरी कार तो ठीक है, ये शौकिया चीजें हो सकती है, लेकिन ये कौन सी जरूरत पड़ गई सिगरेट जान जोखिम में डाल करके 28% टैक्स दे करके हम पी रहे हैं। ठीक है, पान मसाला खाने की इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो ये चीजें आपका ये 28% में उच्चतम कैटेगरी में ये जाता है। ठीक है साथियों, तो थोड़ा यानी जो है स्लैब को रख लीजिए, 5 स्लैब में बांटा गया, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, मैक्सिमम 28% है साथियों। तो थोड़ा जो है आप इसको ले लीजिए। आइए, वीर कोष उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो ये वीर कोष जो है उदर गुहा के बाहर जो अंड कोष के रूप में होता है, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, और इसी का काम होता है स्पर्म बनाने का काम ये करता है। ठीक है, स्पर्म बनाने का काम करता है। और ये जहां सिचुएटेड होता है उसको कहा जाता है, जहां पे हैंगिंग होते हैं उसको कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहा जाता है, स्क्रोटम। ठीक है ना, चलिए, स्किन पाउच होता है। एक जल विद्युत पावर स्टेशन में अंततः कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए यांत्रिक ऊर्जा आपके पास ऑप्शन है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा। तो यहां पे याद है कि जल विद्युत पावर में क्या होता ना कि स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में जाता है, और गतिज ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में। तो साथी याद रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कॉम्बिनेशन जो होता है इसी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आप कह सकते हैं, डायरेक्ट कह लीजिए, यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है समन्वय है किसका, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का। ठीक है, और वही यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो आपका डायरेक्ट आंसर यांत्रिक ऊर्जा ए हो जाएगा, क्योंकि समन्वय है, यांत्रिक ऊर्जा जो है समन्वय है, यानी मैकेनिकल एनर्जी कॉम्बिनेशन होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है ना, ये याद रखिए। और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं किसको है, यानी किसी वस्तु में स्थिर अवस्था में जो एनर्जी होता है या संचय जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी के अंदर स्टोर होता है, रुका हुआ एनर्जी होता है। आप किसी बैठे हुए व्यक्ति से ये कल्पना, ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं मेरे साथियों कि उसके पास क्या पोटेंशियल लेवल है, क्या एफिशिएंसी है, मुझे रौंद पाएगा कि नहीं पाएगा, मुझे दौड़ा पाएगा कि नहीं पाएगा। तो ये आप नहीं पता, चूंकि वो छिपा हुआ एनर्जी है, उसकी छिपी हुई एनर्जी के बारे में आपको अंदाजा नहीं है, इसीलिए उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी को दूसरा नाम है स्टोर एनर्जी। क्या नाम है, स्टोर एनर्जी, राइट। और काइनेटिक एनर्जी जो है ये चलते हुए एनर्जी है, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्री एनर्जी। तो थोड़ा दूसरा नाम इसको लिख लीजिए, फ्री एनर्जी। ठीक है, फ्री एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन ही आपको मैकेनिकल एनर्जी देता है, यांत्रिक ऊर्जा देता है। ठीक है साथियों, आइए बात कर ले हम लोग आगे की ओर। कीमतों में वृद्धि जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण होती है कहलाती है। ऑप्शन है आपकी आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति, नहीं, मांग जनित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति अंतराल और मंदी अंतराल। तो ये आपको जो हो जाएगा आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति और मांग जनित मुद्रास्फीति। तो जब कमी, जो क्या कह रहा है, कीमतों में वृद्धि जो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति में कमी हो जाए, तो आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर, आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति है। आप साथियों बात करें कि आपसे पूछा जाए कि मुद्रास्फीति होता क्या है, जब डिमांड बढ़ जाए और चीजें अवेलेबल नहीं हो तभी कारण बनता है मुद्रास्फीति का। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मुद्रास्फीति कितना से कितना परसेंट तक रहेगा तो सही रहेगा, तो अर्थव्यवस्था के लिए अगर मुद्रास्फीति का अंतराल 2 से 3% तक है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सही है। आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति का जो है निर्धारण कौन करता है, तो ये आप याद रखिए WPI
और मिल करके WPI और CPI दोनों मिल करके करती है। WPI क्या है? थोक मूल्य सूचकांक, यानी होल प्राइस इंडेक्स, होल, P फॉर प्राइस, I फॉर इंडेक्स। कंज्यूमर उपभोक्ता प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर के जो है इसकी निवारण करती है। आप अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के लिए कितना परसेंट तक मुद्रास्फीति सही है, तो 2 से 3% तक है। ये बात थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, नवंबर 2023 में साहित्य में योगदान के लिए केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? टी पद्मनाभन जो है, टी पद्मनाभन को जो है केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ज्योति पुरस्कार से। वही दिए गए ऑप्शन में एम फातिमा जुडिशियरी और नटराजन कृष्णमूर्ति, इनको भी सम्मानित किया गया। तो इनको जो है किस सम्मान से सम्मानित किया गया बताइए? तो केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केरल लिखना चाहे लिख लीजिए, केरल प्रभा पुरस्कार, यानी आपका सेवानिवृत्ति न्यायाधीश एम फातिमा बीवी को और नटराज कृष्णमूर्ति को भी सम्मानित किया है केरल सरकार ने। किस सम्मान से? केरल प्रभा पुरस्कार। ठीक वही बात करें पूनालूर को भी जो है, पूनालूर सोमराजन को भी सम्मानित किया है। किस पुरस्कार से? केरल श्री पुरस्कार। इनको जो है केरल सरकार ने सम्मानित किया है केरल श्री पुरस्कार से, केरल श्री पुरस्कार। थोड़ा सा ले लीजिए। प्रथम प्रयास है कि साथियों एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और गलती ना होने पाए, इसलिए प्रथम प्रयास है कि क्वेश्चन करेक्ट और सटीक करके आइए एग्जाम में, और क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द डगमगाता हुआ मंडराता हुआ नजर आएंगे जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार, रीट जुडिक्शन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 215। बताइए आप क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताइए? बिल्कुल आपका आंसर आ रहा होगा 225, 225/226 रखेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि 226 ही ठीक है। और उच्च न्यायालय को रीट जो है रीट करने का आदेश, निर्देश और रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार अधिकार है। और क्या क्या दे सकता है नहीं, आप जो है लिख लिए 5 तरह का ये रीट जारी कर सकता है। 5 तरह का कौन कौन? बिल्कुल बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध यानी परमादेश प्रतिषेध, ठीक है, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया। तीसरा नाम है प्रतिषेध, ले लीजिए ना, सही रहेगा, उसमें कहला हटा दिए। परमादेश प्रतिषेध हो गया। चलिए और क्या रहेगा? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, अधिकार पिछा, अधिकार पिछा, ये आपका थोड़ा सा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता। कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो बताइए कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो HTTP। बिल्कुल। क्या इसका HTTP का फुल फॉर्म भी होता है क्या? तो जी हाँ साथियों होता है। क्या होता है? H4 बोलिए, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, T फॉर टेक्स्ट, और अगला ट्रांसफर, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए। भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो भारत में पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान जो इसरो की सफलता है वो गगनयान है। कौन है? गगनयान है। याद रखिए 3 सफल यानी 3 बार सफर, 2 बार जो है
2 बार मानव रहित और 1 बार मानव युक्त। ठीक है, और एक बार जो है 3 यात्रियों से समेत यानी महिला समेत 2 पुरुष होगा, 3 यात्री होंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे। ठीक है ना, महिला समेत 3 यात्री, अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिए। और ये गगनयान किसकी जो है सफलता है? इसरो की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी तो ऐसे आप आंसर मार ही सकते हैं। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। बिल्कुल आपका आंसर सही है, याद है। ऑर्डर लिख लीजिए, सबसे बड़ा देश आपका रूस है। रूस के बाद कौन है? रूस के बाद कनाडा है। कनाडा के बाद अमेरिका है। अमेरिका के बाद चीन है। चीन के बाद ब्राजील है। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है। यानी 7वां पूछता तो भारत, छठा पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया। ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। सबसे छोटा पूछता कि सबसे छोटा सिटी कौन है? सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, छोटा देश वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। कितना? 0.4 स्क्वायर किलोमीटर ये है। ठीक है ना, 0.4 स्क्वायर किलोमीटर ये क्षेत्रफल, इतना ही क्षेत्रफल है वेटिकन सिटी का, और एक छोटा देश बना हुआ। अगर रूस की तुलना में करेंगे तो रूस जो है इससे 39 गुना बड़ा है। ठीक है ना, 39 गुना बड़ा है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो दिए गए ऑप्शन में गुंडी द्वीप, दीव द्वीप, माजुली द्वीप और दीवार द्वीप। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है माजुली द्वीप। ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है माजुली। आपसे पूछ देता है कि माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कभी कभी पूछ देता है कि माजुली को क्या दूसरा नाम भी है क्या? तो माजुली द्वीप को दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? इसको बताया था असम की सांस्कृतिक राजधानी। असम की सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, असम की सांस्कृतिक राजधानी को माजुली द्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को जाना जाता है। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा जो है एक बुक लिखा हुआ है, उस बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है वेल्थ ऑफ मेंस। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के लिए किताब लिखा हुआ है। इनका जो है एडम स्मिथ का एक रोल जाता है सामाजिक सुधार की तरफ भी, सामाजिक सुधार के तरफ। ठीक है, ये आपका अर्थव्यवस्था के सुधार की तरफ लेके जाता है। नैतिकता हो गया, बाजार पूंजीवाद हो गया, इसके सुधार की तरफ, है ना। नैतिकता, बाजार पूंजीवाद, के सुधार की तरफ जाता है एडम स्मिथ का सहयोग। तो साथियों, आज तक सेशन यहीं तक समाप्त होता है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। अगर कहीं कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जहां तक हो सकेगा यथाशीघ्र आपकी सहायता की जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम आप सामने में है, 9 सितंबर कल आपके एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप एग्ज़ाम दें, जिनका भी फर्स्ट सिटिंग में, और एग्ज़ाम देने के बाद आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और क्वेश्चन जो सेट कराए गए इससे आपने लाभान्वित हुआ कि नहीं हुआ। तो साथियों, मुझे दीजिए इजाज़त। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। जय हिंद साथियों।